Hello everyone, how are you today? I hope that everyone is fine and you are welcome in my YouTube channel English with Parvesh sir. और गाइस यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड्स पर। एक्सप्रेसिव वर्ड्स पर गाइस मैं पहले भी 2 वीडियोस दे चुका हूं, तो प्लीज आप उन वीडियोस को भी वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली समझ आए। और यदि आप चाहते हो वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा गाइस। तो देखते रहिएगा, बने रहेगा मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए। जैसे टाइटल मैंने कहा कि रहेगा एक्सप्रेसिव वर्ड्स, तो गाइस एक्सप्रेसिव वर्ड्स यानी कि अगर एक्सप्रेसिव वर्ड्स का एक अंडरस्टैंडिंग सेंस की बात की जाए तो एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है जिसको हम कंपैरेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी कंपैरिजन के दौरान हम किसी को कोई बात समझाते हैं एक कंपैरिजन वे में। जैसे इडियोमेटिक कंपैरिजन होता है, प्रोवर्ब्स होते हैं, तो उसी प्रकार से किसी सिचुएशन को, किसी कंडीशन को हम इजीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दूसरे के लिए वो बहुत आसान हो जाती है, समझने में काफी उसको हेल्प मिलती है। तो उस प्रकार का जो वे होता है कंपैरेटिवली वे, यानी कि एक्सप्रेशन को बेहतर करना, एक अभिव्यक्ति को बेहतर करके दूसरे को समझाना ताकि उस कॉन्सेप्ट पर उसकी पकड़, ग्रिप जो है अच्छी बन जाए। ऑलराइट, तो देखिएगा एक्सप्रेसिव वर्ड्स यानी कि अभिव्यक्ति वाले शब्द कंपैरेटिवली सेंस में यूज कर रहे हैं। तो टाइटल जैसे मैंने आपको कहा एक्सप्रेसिव वर्ड्स काफी इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। कोशिश रहेगी कि इसमें बिल्कुल भी कोई एक प्रकार से बोरिंग सिचुएशन ना बन पाए और आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो प्लीज आप इंटेंसली वॉच करते रहिएगा। एक्सप्रेसिव वर्ड्स, तो डायरेक्टली हम बात करते हैं कंपैरेटिव सेंस किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से कंपैरिजन बना सकते हैं। जैसे कि एज डेफ, एज ब्लैंक मैंने यहां पर छोड़ दिया इसको। एज डेफ यानी कि डेफ बहरा जिसको बोलते हैं, बधिर जिसको सुनाई नहीं देता है। ये नेचुरल भी हो सकता है, इनबॉर्न भी हो सकता है और आफ्टर बॉर्न किसी इंसिडेंट की वजह से भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि ये किस वजह से हुआ है। मेरा समझाने का पर्पस क्या है कि जो बहरा होता है इंसान, जिसको सुनाई नहीं देता है, अब किस वजह से हुआ वो मैं यहां नहीं बता रहा हूं। तो ऐसे सेंस में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपका कोई क्लासमेट है तो वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है, यानी कि आप कुछ कह रहे हो वो सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो आप उसको कहोगे कि यू आर एज डेफ, यू आर एज डेफ एज। अब किससे कंपेयर किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लिखेंगे पोस्ट, यू आर एज डेफ एज पोस्ट। अब आप कहोगे सर पोस्ट क्या होता है? देखिएगा, पोस्ट को यदि हम एज ए नाउन कंसीडर कर रहे हैं गाइस, तो पोस्ट होता है पद, और पोस्ट का ही मतलब एक होता है खंबा। ऑलराइट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो खंबा, जिसको आप पोल कह सकते हो, पोल। ओके, यानी कि यू आर एज डेफ एज पोस्ट, यानी कि पोस्ट एक पद की सेंस में भी काम करता है, पोस्ट एक खंबे की सेंस में भी काम करता है। जैसे कोई पोल होता है, खंबा होता है, यानी कि यदि आप उससे कोई बात कर रहे हो तो क्या लगता है आपको, कोई रिप्लाई मिलेगा आपको? नहीं ना। तो उसी प्रकार से किसी बहरे से कोई बात कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपकी बात को उसको कोई रिप्लाई करने वाला है? नहीं। ओके, तो जब भी कोई व्यक्ति बहरा बनने का ढोंग करता है, आपको सुनने की कोशिश नहीं करता है, तो आप उसके बहरेपन को किससे कंपेयर करने वाले हो? तो आप कहोगे यू आर एज डेफ एज पोस्ट। ओके, अब पोस्ट का दूसरा जो मीनिंग होता है गाइस, यदि इसको एडवर्ब के रूप में हम कंसीडर करें, देखिए क्लास ऑफ ग्रामर की यदि बात कर रहे हैं तो इसको एज ए नाउन कंसीडर करते हैं, तो इसका हिंदी हो गया पद या खंबा। यदि इसको एज एन एडवर्ब कंसीडर करते हैं गाइस, तो इसका हिंदी होता है जल्दी से, यानी कि तेजी से आप बोल सकते हो, शीघ्रता से आप कह सकते हो। ओके, शार्पली, स्विफ्टली, इंग्लिश की बात करें तो स्विफ्टली, शार्पली, हेस्टली। ओके, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो यदि इसको एज ए वर्ब आप कंसीडर कर रहे हो गाइस, पोस्ट को ही, देखिएगा मेरा पर्पस यहां बताने का सिर्फ यही है कि हम कंपैरिजन में डेफ को किससे कंपेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपका ग्रामेटिकल पोर्शन को भी साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में भी कोई
प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, खास तौर पर राइटिंग स्किल के लिए आपको ग्रामेटिकल पोर्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी भाषा को अच्छे से लिखकर एक्सप्रेस करने की। देखिए बोलने में तो ग्रामेटिकल वे से हम ज्यादा काम नहीं करते हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन रीडिंग जो राइटिंग जो स्किल होता है, जो राइटिंग का वे होता है, जो रिटन पेपर हम काम करते हैं, वहां ग्रामर होना बहुत जरूरी है और स्ट्रांगली काम करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपका ग्रामर के साथ साथ लेके चल रहा हूं गाइस। ओके, तो पोस्ट अगर नाउन है तो पद, एडवर्ब है तो जल्दी से, शार्पली, स्विफ्टली बोल सकते हो, और यदि वर्ब है गाइस तो इसका हिंदी होता है अपॉइंट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अपॉइंट करना, APPOINT, यानी कि नियुक्ति, जिसको आप क्या बोलोगे? नियुक्ति। ओके, तो कंपैरिजन आपको समझ आ रहा है? एज डेफ, एज अपोस्ट, एज अपोस्ट भी बोल सकते हो आप, आर्टिकल यूज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। एज अपोस्ट, जैसे कोई खंबा हो, डायरेक्टली आप बोल दीजिए यू आर एज डेफ एज पोस्ट, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन स्किल में आपको प्रयोग करना है। जब आप कम्युनिकेट करते हो उस दौरान आपको प्रयोग करना होता है, ठीक है? कि यू आर एज डेफ एज पोस्ट, इसको अच्छे से ग्रामेटिकल वे से भी लेकर चलना है। तो यू आर एज डेफ एज अ पोस्ट, ए आर्टिकल है, यानी कि कोई खंबा हो जैसे। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है गाइस। आगे देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आप अपने डाउट को ले सकते हो, कमेंट बॉक्स का फैसिलिटी आपके पास है। ओके, आगे देखिएगा, एज डम, एज यानी कि डम, गूंगा, जो बोल नहीं सकता, यानी कि बोलने में असमर्थ है। ओके, नॉट एबल टू स्पीक एन वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोल सकता। तो एज डम, देखिए एमडी कॉम्बिनेशन में गाइस बी साइलेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमडी कॉम्बिनेशन में 99% बी साइलेंट होता है। डम नहीं बोलेंगे डम, एज डम एज। अब कोई गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, उसको आप किससे कंपेयर करोगे? तो हमारा फोकस किस चीज पर है? उसको कंपेयर किसके साथ किया जाए? कंपैरिजन वे में कैसे ले उसको हम? एज डम एज, यानी कि इतना गूंगा जितना कि स्टैचू होता है, STATUE स्टैचू। यदि इसको STATUTE लिख देता हूं तो भी ये वर्ड है, इसका मीनिंग है। स्टैचू होता है प्रतिमा, लेकिन स्टैचू होता है गाइस रिटन लॉ, और रिटन लॉ लिखित कानून। अगर हम STATUTE लिख रहे हैं स्टैचू, तो इसका मतलब होता है रिटन लॉ, लिखित कानून। और यदि STATUE लिख रहे हैं तो होता है प्रतिमा, तस्वीर, पुतला। ओके, तो एज डम एज स्टैचू, ग्रामेटिकल वे से आर्टिकल लगा दो। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, बोलता नहीं है, बार बार बोल रहे हो, बोल नहीं रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, मतलब सुन रहा है, सुन के अनसुना कर रहा है। ये एक प्रकार से जो डेफ पर्सन होते हैं उनके साथ हो सकता है। डेफ को तो खैर सुनाई नहीं देता है, ओके, लेकिन जो डम होते हैं वो सुन लेता है लेकिन बोलता नहीं है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, वो आपकी बात उसने सुन ली है, लेकिन वो जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा। देखिए जो इनबॉर्न डम है उसको तो आप कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन जो बोल सकता है लेकिन फिर भी आपका जवाब नहीं दे रहा है, तो उसी पर तो आप टाउंट कर सकते हो। ये टाउंट करने के लिए होता है गाइस, रिडिकुलस करने के लिए होता है। यानी कि जब आप उससे बात कर रहे हो, आपका जवाब नहीं दे रहा है, तो आप उसको टाउंट कर सकते हो। ये टाउंट के लिए यूज किए जाते हैं। जो नेचुरली ऐसे हैं उनके लिए नहीं है ये। जो इनबॉर्न नहीं सुन सकता, इनबॉर्न नहीं बोल सकता, उसके लिए नहीं होता है ये जो सुन सकता है, बोल सकता है, फिर भी वो उस चीज को इग्नोर कर रहा है, तो उनके लिए आप टाउंट के रूप में इनका यूज कर सकते हो। तो आप कह सकते हो यू आर एज डम एज ए स्टैचू, आप तो इतने ज्यादा गूंगे हो जितना कि एक स्टैचू होता है, प्रतिमा होती है। ओके, आगे चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, इनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो अगर सिचुएशन ऐसी बनती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको यूज कर सकते हो, एक कंपैरिजन की सेंस में, टाउंट के रूप में। तो राइट, आगे देखिएगा, थर्ड पॉइंट पर काम कर रहे हैं। एज इजी, एज कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन, कोई सिचुएशन काफी आसान है जिसको आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बहुत इजीली उस पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना सकते हो। यानी कि आपकी एक प्रकार से क्राइटेरिया में है वो चीज, आप उस पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना सकते हो, तो आपके लिए बहुत आसान है। तो आप कहोगे कि दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट, दिस सिचुएशन या दिस यू कैन से दैट आइडिया, कुछ भी आप बोल सकते हो।
ओके, तो कोई भी चीज आप जो आसान पाते हो तो उसका कंपैरिजन आप किससे करने वाले हो? एबीसी से। जैसे आपने कहा कि दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज एबीसी, एज एबीसी, तो इजी को हम एबीसी से कंपेयर करते हैं। एबीसी यानी कि जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एबीसी फर्स्ट 3 लेटर्स एबीसी बहुत इजी होते हैं, तो आसान चीज का कंपैरिजन एबीसी से होता है। ओके, आगे देखिएगा, हर एक कंपैरिजन वाला जो मैं यहाँ फ्रेज बना रहा हूँ उसका एक डिफरेंट यूज है और एक डिफरेंट सिचुएशन में यूज हो सकता है। देखिए, जब कोई चीज आसान हो तो वहां इसको यूज कर सकते हो। जब किसी पर टॉन्ट करना है तो अब मैंने बताया था आपको कि वो सुनता नहीं है, रिप्लाई नहीं देता है, तो वहां उनको यूज कर सकते हो। हर एक सिचुएशन के लिए एक डिफरेंट जो एक्सप्रेसिव वर्ड्स यहाँ है, एक फ्रेज अलग से। आगे देखिए, काफी इजी है गाइस, जैसे कि एज फेयर, एज अ रोज। देखिए फेयर, फेयर सुंदर भी होता है। फेयर के काफी सारे मीनिंग है, पहले वो देखिएगा। फेयर को यदि आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो, यदि हम क्लास ऑफ ग्रामर की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो फेयर को यदि एडजेक्टिव के रूप में यूज करें तो इसका हिंदी होता है सुंदर। जैसे मैंने कहा सी इज अ फेयर लेडी, सी इज अ फेयर लेडी, तो लेडी क्या है? नाउन, और फेयर क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिएगा, यदि फेयर को आप एज अ नाउन कंसीडर करते हो गाइस, तो फेयर होता है मेला। ओके, मेला। जैसे मैंने कहा कि वी वेंट टू सी अ फेयर, वी वेंट टू सी अ फेयर, हम एक मेला देखने गए। ओके, और यदि फेयर को हम इस तरह लिख रहे हैं, FARE, ये भी फेयर है, FAIR, ये भी फेयर है। ये तो आपको मैंने बताया कि सुंदर भी बोल सकते हो, मेला भी बोल सकते हो। यदि सुंदर कहा तो एडजेक्टिव है और यदि मेला कहा तो ये नाउन है। लेकिन फेयर का जो अर्थ है, ये जो स्पेलिंग है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है वैसे, फेयर और फेयर स्पेलिंग तो डिफरेंट है, ओके, एक्सेंट सेम है और मीनिंग भी डिफरेंट दोनों का। यानी कि स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन जो साउंड एक्सेंट है वो काफी सिमिलर है, तो इनको हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ये होता है किराया, और एक प्रकार से इसी का हिंदी होता है भोजन। अब फेयर का हिंदी किराया और फेयर का हिंदी भोजन, यदि आप एज ए नाउन कंसीडर करते हो तो फेयर को, यदि फेयर को आप एज ए नाउन कंसीडर करते हो गाइस, तो इसका हिंदी किराया भी होता है, भोजन भी होता है। एक ही क्लास ऑफ ग्रामर में दो मीनिंग देता है, किराया भी, भोजन भी। और यदि आप इसको एज ए वर्ब कंसीडर करते हो तो इसका हिंदी होता है यात्रा करना, यात्रा होना या भोजन करना। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं कि एज फेयर एज अ रोज। देखिए सुंदर चीज का, यहां इसका जो मीनिंग बनेगा सुंदरता से रिलेटेड। तो इतना सुंदर, देखिए कोई खूबसूरत चीज है, ओके, तो उसको आप किससे कंपेयर करने वाले हो? रोज से। आपने कहा कि सी इज एज ब्यूटीफुल या फिर सी इज एज फेयर, ओके, सी इज एज फेयर एज अ रोज, वो इतनी खूबसूरत है जितना कि गुलाब होता है। ओके, आगे बढ़िए, बहुत आसान है गाइस, प्रोवाइडेड आपका इंटेंशन एक पॉजिटिव वे से काम करे और आप इंटरेस्टेड होकर सीख रहे हो तो डेफिनेटली सब इजी ही रहेगा गाइस। तो आगे देखिएगा, बहुत सिंपल है, एज फ्रेश, एज, अब देखिएगा कोई चीज काफी लेटेस्ट है, काफी फ्रेश है, ताजी बिल्कुल। देखिए कोई न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, तो उसको तो फ्रेश नहीं बोलेंगे। न्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए तो हम बोल रहे हैं कि तो लेटेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज। लेकिन अगर कोई वेजिटेबल है, फ्रूट है, काफी ताजा है, फ्रेश है, तो उसको आप भी फ्रेश के सेंस में काउंट कर रहे हो। यानी कि ताजगी का जो मतलब है, ताजगी का, कोई सूचना, कोई डेटा, कोई खबर भी ताजी हो सकती है, वो लेटेस्ट बोलेंगे उसके लिए। कोई खाने पीने की चीज भी ताजी हो सकती है, उसको फ्रेश बोलेंगे हम, ठीक है। तो एज फ्रेश एज अ रोज, दिस थिंग या दिस वेजिटेबल या इट इज एज फ्रेश एज अ रोज।
ओके, आगे देखिए, एज फास्ट एज अ रैबिट बोल सकते हो या एज अ हेयर। हेयर का मतलब भी खरगोश होता है, रैबिट भी खरगोश होता है। फास्ट यानी कि तेज, एक्टिव, काफी चुस्त जो होता है। तो एज फास्ट एज अ रैबिट, यदि कोई व्यक्ति काफी एक्टिव है, काफी एनर्जेटिक लग रहा है आपको, काफी तेज है, ओके, बोलने में, चलने में, भागने में काफी तेज एक्टिव है, तो आप कहोगे यू आर एज फास्ट एज अ रैबिट। खास तौर पर फिजिकली जो एक्टिविटी करता है, दौड़ता है, ओके, तो उस वजह से आप बात करोगे कि एज फास्ट एज अ रैबिट। ओके, वेरी गुड। आगे देखिएगा, एज FIERC फियर्स एज ए टाइगर। देखिए एज फियर्स, फियर्स होता है गाइस एक प्रकार से ब्रूटल, जिसको बोलते हैं ब्रूटल, यानी कि काफी क्रूर जो होता है। अब इसके अगर हम बात करें सिम्टम्स का, बात करें, यदि हम इस वर्ड के सिम्टम्स की बात करें तो ब्रूटल या वायलेंट, यानी कि हिंसक या ब्रूटल, काफी क्रूर। तो कौन होता है ब्रूटल, कौन होता है क्रूर? यदि कोई आपका क्लासमेट है, कोई फ्रेंड सर्कल में आपका है, कोई आपका नॉन है, फैमिलियर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको काफी फियर्स लगता है, काफी ब्रूटल लगता है, वो ओके, काफी वायलेंट नेचर का इंसान है, तो आप कहोगे कि यू आर एज फियर्स एज ए टाइगर। आप इतने ब्रूटल, इतने क्रूर, इतने हिंसक हो जितना एक टाइगर होता है, राइट? आगे देखिएगा गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है। और कोई भी कार्य जो कि स्पेसिफिक टीचिंग वे होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है, वो बगैर लिसनर्स के, बगैर स्टूडेंट्स के अधूरा रहता है। क्योंकि टीचर्स जो भी होते हैं, जो ट्यूटर होते हैं, टीच करते हैं, उनको अपने आइडियाज, अपने जो यू कैन से दैट जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आइडियाज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है, उस पर जो डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको सुनने वाले, उस पर रिप्लाई देने वाले भी होने चाहिए, ओके? तभी एक इंटरेक्शन बहुत बढ़िया बनता है, एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है, ओके? तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, स्किप जरा नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, एज फ्री एज द एयर। देखिएगा, एज फ्री, इतना लिबर्टी, इतना आजाद जितना कि हवा होता है। देखिए हवा का कोई बाउंडेशन होता नहीं है, हवा को बांधा नहीं जा सकता है कि हवा को इसी डायरेक्शन में बहना है, जैसा मैं चाहता हूं उसी डायरेक्शन में हवा जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके? जो नेचुरल थिंग्स होती है, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, तो उस पर इंसान का अब इतना ज्यादा भी कंट्रोल नहीं है कि उसको हम डायरेक्शन चेंज कर दें उस चीज की। तो जो चीज ज्यादा फ्री है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, देखिए ये चीजें लागू कहां होती है? ये लिविंग थिंग पर लागू होती है, ये अपने आस-पास रहने वालों पर लागू होती है, ओके? तो उन्हीं का एग्जांपल बार-बार लिया जा रहा है, राइट? तो वो काफी फ्री है, जब भी आप उसको देखते हो वो फ्री ही रहता है, ओके? कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेफ्ट राइट, तो फ्री ही है। तो आप यू आर एज फ्री एज द एयर, आप तो हवा की तरफ फ्री हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ओके? आप कहीं एक जगह रुकते नहीं हो, हवा की तरफ फ्री हो आप, ओके? तो ऐसा आप बोल सकते हो। आगे देखिए, एज फर्म एज अ रॉक। देखिए फर्म जो है, यदि ये नाउन है गाइस, यदि ये नाउन है तो देखिएगा इसका हिंदी हो जाएगा कंपनी। फर्म यदि नाउन है तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कंपनी। कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस, कोई साथ जगह कोई काम किया जाता है, उस काम को करने के लिए कोई जगह डिफाइन की जाती है, बनाई जाती है, एक कंपनी का निर्माण होता है, तो वो जो फर्म कहलाता है नाउन एज ए नाउन, तो कंपनी बन जाती है वो, जिसमें काफी सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी के रूप में हो रहा है सब। और यदि ये गाइस एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है दृढ़, सख्त, जिसको आप रेजोल्यूट भी बोल सकते हो। रेजोल्यूट भी एक एडजेक्टिव रूप में काम करता है, जिसका हिंदी होता है दृढ़, यानी कि संकल्प, अडिग, बिल्कुल एक चट्टान की तरह, रॉक की तरह। यदि कोई भी आपका नॉन अपने डिसीजन को लेकर, अपने गोल को लेकर, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने टारगेट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए एक चट्टान की तरह बिल्कुल दृढ़ है, रेजोल्यूट है, फर्म है, तो यू कैन से दैट इन द सेंस कि यू आर एज फर्म एज अ रॉक एंड यू विल गेट योर अचीवमेंट, योर टारगेट इजीली। तो देखिएगा, अब ऐसे वे से हम बात करेंगे तो ये रॉक जो है बहुत ही अच्छा वर्ड रहेगा, एक दृढ़ता के सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके? देखिएगा आगे, ये विचारों के लेवल पर होता है,
दृढ़ व्यक्ति कब होता है? माइंड के लेवल पर, विचार लेवल पर वही व्यक्ति दृढ़ हो सकता है, फर्म हो सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एज गेम, एज अ लार्क। अब आपको समझने की जरूरत है गाइस, लार्क जो होता है एक लवा पक्षी होता है, जिसको आप भरत पक्षी भी बोल सकते हो। ये पक्षी जब बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि गाना गा रहा है, सिंग कर रहा है, गाता, जैसे कोई एक विशल की आवाज निकलती है, एक बहुत ही स्वीट साउंड रिलीज होती है जब बोलता है, तो इसको बोला जाता है कि जैसे सिंग ए सॉन्ग, गाना गाने की जो प्रोसेस होती है ना वो है, बहुत ही मीठी आवाज होती है। तो इसकी आवाज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत खुश है। ओके, जैसे क्रो होता है, कौवे की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत परेशान है, बहुत कर्कश आवाज होती है, सरली होता है। ओके, जैसे कि शॉर्ट थ्रोट। और जब कोयल बोलती है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बहुत मीठा बोल रही है, जज कर लेते हैं उस चीज को, उसकी आवाज से जज कर लेते हैं कि बहुत खुश है। क्या ऐसा कहना सही है कि कोयल जब भी बोले तब खुश रहती है? नहीं, लेकिन हमारे विचार में यही होता है कि उसकी आवाज बहुत मीठी है, और मीठी आवाज निकलने का मतलब बहुत खुश है। और कौवा जब भी बोलता है तो उसकी आवाज कर्कश होती है, इसका मतलब बहुत दुखी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी नेचुरल साउंड होती है ऐसी है। और कोयल की साउंड नेचुरल ऐसी होती है, जिसको आप स्वीट साउंड बोलते हो। तो लार्क पक्षी जो है जब ये बोलता लगता खुश हो जाता है। ओके, जब कोई इंसान खुश होता है तो उसकी खुशी का कंपैरिजन हम लार्क से करते हैं। अब देखिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो गे वर्ड लिखा है इसका हिंदी तो समलैंगिक होता है। गाइस देखिए, होता है, लेकिन आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इंग्लिश भाषा कोई भी हो, काफी ट्रिकी होती है। उसमें एक वर्ड का मीनिंग किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ होता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ और होता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा था अभी जस्ट कि फेयर, अब फेयर नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो फेयर का एक मीनिंग हुआ यहां किराया, एक मीनिंग क्या हुआ? किराया, और दूसरा मीनिंग क्या हुआ था गाइस? भोजन। अब आप ही मुझे बताइए कि फेयर का मीनिंग यदि किराया है तो भोजन और किराया कितना डिफरेंट वर्ड है, यानी कि डे नाइट, कितना डिफरेंस है। तो उसी प्रकार से गे का मीनिंग समलैंगिक भी होता है, और गे का मीनिंग गाइस जॉय, हैप्पी होना, खुश होना। यानी कि यदि हैप्पी वर्ड के हम सिनोनिम की बात करते हैं, जॉय वर्ड जॉय वर्ड यानी खुश होना, इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, पर्यायवाची की बात करते हैं, तो उसमें एक वर्ड गे भी आता है, यानी खुशी, खुश होना। इसमें मैंने कहा कि ही इज एज गे एज अ लार्क, भाई इतना खुश है, इतना हैप्पी है जितना कि एक लार्क पक्षी होता है। ऑलराइट, तो यहां इसका मीनिंग ये भी होता है और खुश भी होता है, लेकिन यहां इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग हैप्पी होना, जॉय होना, खुश होना होता है। ऑलराइट, ही इज एज हैप्पी एज अ लार्क, ही इज एज मैरी। अब देखिए MERRY, एज मैरी एज अ लार्क, मैरी भी खुश होना होता है, हैप्पी भी खुश होना होता है, राइट, और गे का मतलब भी खुश होना होता है। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिएगा, एज GENT जेंटल, एज अ लैम्ब, लैम्ब होता है मेमना। ओके, यहां एम भी कॉम्बिनेशन में बी साइलेंट है, मेमना बोलते हैं। देखिएगा गाइस, यदि लैम्ब जो है ये नाउन के रूप में काम करता है, यदि इसका क्लास ऑफ ग्रामर नाउन है तो इसका हिंदी मेमना हो गया, ऑब्वियस थिंग है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, इंग्लिश बहुत ट्रिकी होता है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं, क्लास ऑफ ग्रामर के अलग अलग हो जाती है, वही वर्ड नाउन है, वही एडवर्ब है, वही एडजेक्टिव है, वर्ब भी हो सकता है, और मीनिंग हिंदी में अलग अलग हो जाते हैं इसके। तो यदि ये वर्ब है गाइस, तो इसका हिंदी हो जाएगा मेमने को जन्म देना। ठीक है, मेमने को जन्म देना, जो ये जन्म देने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो एज ए वर्ब इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, एज ए वर्ब प्रोसेस काउंट हो जाएगा, मेमने को जन्म देना। और यदि ये नाउन है तो खाली मेमना इसको बोल सकते हो। वर्ड जेंटल होता है भद्र, विनम्र होता है, काफी विनम्र, काफी पोलाइट, ओके, काफी डोसाइल जिसको बोलते हैं।
तो एज जेंटल एज ए लैम, वो इतना विनम्र है, इतना भद्र है जितना कि मेमना होता है। ऑलराइट, वेरी सिंपल। यदि कोई व्यक्ति काफी पोलाइट है, कोई बच्चा बहुत ही मासूम है, पोलाइट है, इनोसेंट है, काफी विनम्र लग रहा है आपको, ओके, काफी डोसाइल है, तो उसका बोलेंगे यू आर एज जेंटल, आप इतना विनम्र हो जितना कि लैम होता है, मेमना होता है। ओके, वेरी सिंपल गाइस। आगे देखिए, एज गुड एज गोल्ड, यानी कि इतना अच्छा, इतना कि सोना होता है। देखिए, किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, ओके, जो वर्च्यू होता है, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको हम गोल्ड से कंपेयर करते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं कि सर गोल्ड से महंगा तो डायमंड होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी को हम उसकी जो प्योरीनेस होती है, उसकी शुद्धता जो होती है विचारों के लेवल पर, जो पायसनेस होती है, जो सैंक्टिटी होती है, राइट, वो गोल्ड से कंपेयर होती है। जैसे आपका कोई दोस्त, फ्रेंड बहुत ही अच्छा है, ईमानदार है, बिल्कुल ऑनेस्ट है पूरी तरह से, तो आप बोलोगे कि यू आर एज गुड एज गोल्ड, आप इतने अच्छे होकर लेवल पर कि जितना कि सोना होता है, खरा सोना, राइट। उसके बाद देखिएगा, एज ग्रेसफुल एज स्वाल। देखिए, ग्रेसफुल होता है भव्य, जो काफी भव्य होता है, ओके, जो ग्लोरी जिसकी बहुत ज्यादा होती है, शान और शौकत जिसकी बहुत ज्यादा होती है, ओके, तो उसको बोलेंगे। जैसे कि पर्सनालिटी के बिहार पर बात कर लेते हैं कि उसकी प्रतिभा बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है, मल्टी टैलेंटेड, बिल्कुल उसकी शान और शौकत के सामने सब कुछ फीका लगता है, बहुत ज्यादा ग्लोरी उसकी, ओके, ग्रेसफुल इंसान है, भव्य है, तो उसकी हम कंपैरिजन स्वान से करते हैं। हंस की जो शान होती है गाइस, वो सबसे ज्यादा मानी जाती है सभी पक्षियों में। तो जब कोई व्यक्ति की शान शौकत ज्यादा होती है तो हम उसको बोल सकते हैं कि यू आर एज ग्रेसफुल एज ए स्वान। अब देखिए फ्लेमिंगो। अब फ्लेमिंगो जो है क्लास 12th की बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसका टाइटल है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो का मतलब भी हंस होता है, राज हंस, और स्वान यहां हंस होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड था ये शब्द, जिसे मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है क्लास 12 के, तो एक बुक उसमें फ्लेमिंगो है, एक विस्तार से फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो का मतलब क्या होता है, हंस, राज हंस होता है। आगे बढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग है पॉइंट, बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, इस पर डिस्कस हो रहा है। एज ग्रीडी एज अ वुल्फ, जैसे कि नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एज ग्रीन एज ग्रास, एज ग्रेव एज द जज। ऑलराइट, तो देखिएगा, एज ग्रीडी एज अ वुल्फ, एज ग्रीन एज ग्रास, एज ग्रेव एज द जज। काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। जब कोई लालची होता है, रपेसिस पर्सन होता है, ग्रीडी भी लालची होता है, रपेसिस भी लालची होता है, ओके, डिफरेंस होता है, हालांकि दोनों वर्डों में डिफरेंस होता है। अभी हम एक्सप्रेसिव वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहां हम दोनों वर्ड्स के बीच डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि रपेसिस का मतलब होता है अलग तरीके से लालची, ग्रीडी का मतलब होता है अलग तरीके से लालची, ओके, वो एक अलग टॉपिक बनेगा। तो एज ग्रीडी एज अ वुल्फ, इतना लालच जितना कि भेड़िया होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इतना लालच करता है हर चीज के लिए, पैसे के लिए, किसी भी चीज पर लालच दिखाता है, तो आप यू आर एज ग्रीडी एज अ वुल्फ, जितना कि भेड़िया होता है, ओके। उसके बाद एज ग्रीन एज ग्रास, कोई चीज काफी कलर में काफी ग्रीन है, काफी हरी है, कोई वेजिटेबल हो सकता है, ठीक है, कपड़ा हो सकता है, कुछ भी चीज जो ग्रीन कलर में है और वो काफी ज्यादा डार्क ग्रीन है, काफी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप कहोगे कि इट इज, दिस शर्ट इज एज ग्रीन एज ग्रास। एज ग्रेव एज द जज, कोई व्यक्ति काफी गंभीर है, काफी सीरियस है, बिल्कुल साइलेंट, बहुत ही, यानी फेस पर स्माइल आती नहीं है, काफी ज्यादा सीरियस रहता है, तो आपको यू आर एज ग्रेव एज द जज। देखिए, ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है और मकबरा, मकबरा भी होता है, ओके, लेकिन ग्रेव का मतलब सीरियसनेस भी होता है, यानी कि काफी गंभीर जिसको बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति काफी गंभीर है, जितना कि जज, देखिए जज जब जजमेंट देता है या फिर अदालत में आप देखते हो, तो वहां आपको शायद ही कभी दिखता होगा कि जज के फेस पर हंसी होता है, काफी सीरियस होता है। फिर कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है, कोई भी सीरियस कार्य, वो सीरियसनेस के साथ ही हो सकता है गाइस, ज्यादा फनी वैसे नहीं हो सकता है।
इसलिए जब सीरियसनेस की बात होती है, गंभीरता की बात होती है, तो हम जज से कंपेयर करते हैं। ओके, तो आशा करता हूं आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है गाइस तो अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।